और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल यूनिक फिजिक्स में। आज हम आपको बताएंगे रेफ्रेक्शन के बारे में, रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन अपवर्तन के बारे में जानने से पहले हम कुछ विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं माध्यम क्या होते हैं। जल एक माध्यम है, वायु एक माध्यम है, कांच एक माध्यम है, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक ये सभी अपने आप में एक माध्यम है। जैसे तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है तो पानी के सारे कण एक जैसे हैं, अणु एक जैसे हैं, तो पानी एक माध्यम हो गया। कांच है तो उसके सारे कणों की बनावट एक जैसी है, सब एक जैसा है, तो ये एक माध्यम हो गया। हमारे चारों ओर क्या है, वायु है, तो ये वायु के भी कण एक जैसे होंगे, तो ये भी एक माध्यम हो गया। तो माध्यम का अर्थ यही है कि जहां पर सभी कण एक जैसे हो वो पूरा क्षेत्र एक माध्यम कहलाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि विरल माध्यम क्या होते हैं और सघन माध्यम क्या होते हैं। इसकी कॉन्सेप्ट पर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे कि वायु है या फिर जल है, द्रव है, तो द्रव भी एक माध्यम है। तो द्रव में कई प्रकार के माध्यम आ जाते हैं, जैसे पानी है, तेल है, शहद है, दूध है। क्या सारे माध्यम एक ही जैसे? नहीं, कुछ विरल हैं और कुछ उनकी अपेक्षा अधिक सघन है। जैसे शहद गाढ़ा है तो वो सघन है, जल जो है शहद से विरल है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि जिस माध्यम में उसके कण दूर दूर होते हैं वो माध्यम विरल माध्यम होता है, और जिस माध्यम में कण पास पास होंगे वो माध्यम सघन माध्यम होगा। जैसे शहद में उसके जो अणु होते हैं वो अधिक पास पास होते हैं, उसकी डेंसिटी अर्थात घनत्व जो है वो अधिक होता है, तो वो जो है सघन माध्यम होगा। उसकी अपेक्षा जल के अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए वो माध्यम विरल माध्यम होगा। इसी प्रकार से जो वायु है, वायु के कण बहुत दूर दूर होते हैं, वायु में आसानी से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हाथ पैर घुमा सकते हैं, यानी कि कोई विशेष प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनके अणु दूर दूर होते हैं। तो ऐसे माध्यम को विरल माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम में उनके अणु पास पास होते हैं उन्हें हम सघन माध्यम कहेंगे। तो हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो ये हमने एक लाइन खींची, देखिए हम इसको कहेंगे अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ का अर्थ होता है कि जिस पृष्ठ से दो माध्यम अलग अलग होते हैं उसे हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, या फिर दो माध्यमों की सीमा रेखा जिसके ऊपर एक दूसरा माध्यम है और जिसके नीचे एक दूसरा माध्यम है, तो उस रेखा को हम कहेंगे अपवर्तक पृष्ठ। तो चलिए बात करते हैं। मान लीजिए इसके ऊपर का माध्यम वायु है और नीचे जल भरा हुआ है। ये मान लीजिए आप कोई तालाब है जिसके ऊपर वायु है और तालाब में जल भरा हुआ है। तो जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है, सभी ने प्रकाश के गुणों में ये पढ़ा है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता जब तक कोई अवरोध नहीं मिलता है। तो देखिए ये ऊपर वाला माध्यम वायु हो गया और इसके नीचे वाला माध्यम क्या हमने माना, जल। तो ये एक प्रकाश की किरण वायु से जल में आपतित हुई, तो इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। ये जो वायु से जल में प्रवेश कर रही है ये आपतित किरण कहलाएगी। और ये प्रकाश की किरण इस अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु, और इसी आपतन बिंदु पर इस पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे जो कहलाएगी इस पर अभिलंब। ठीक है, तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यह हो गया कोण आई। हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा की। तो अपवर्तन की परिभाषा कई बुक्स में हम लोगों ने देखा है कि डेफिनेशन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित होने का अर्थ है वह अपने मार्ग से मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पर क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, ऐसा ही होता है, पर एक स्थिति ऐसी भी होती है कि प्रकाश अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में 90 डिग्री के कोण पर गिरता है तो फिर प्रकाश का विचलन नहीं होता है। तो अगर हम इस तरीके से कहें कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कुछ कोण बनाते हुए, या दूसरे शब्दों में कहें कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश जब, और इसमें दो नियम हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। देखिए वायु विरल है और जल सघन है, तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश का मार्ग होना चाहिए था, लेकिन प्रकाश अपने मार्ग से नहीं जाता है। ये प्रकाश जो है ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस तरह से तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। अब अगर इसी दूसरे केस में हम देखें कि अगर ऊपर वाला माध्यम सघन हो और नीचे वाला माध्यम विरल हो, देखिए जैसे कि एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें यह अपवर्तक पृष्ठ है जिसके ऊपर का माध्यम कांच है और इसके नीचे का माध्यम जल है। ये एक प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश कर रही है, इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। तो जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण गिरती है उस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। प्रकाश को इस मार्ग से जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश अपने मार्ग से नहीं जाता है, विचलित हो जाएगा क्योंकि माध्यम चेंज कर रहा है और कुछ कोण बनाते हुए जा रहा है, तो प्रकाश विचलित होगा। लेकिन इसका विचलन कैसे होगा, क्योंकि इस बार प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अब ये क्या होगी, अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस तरीके से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं और दूसरा नियम जो है कई बार प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए अपवर्तन का पहला नियम जैसे हमने परावर्तन का नियम पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, जो प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है उसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं। तो देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये जो दिख रहा है आपको पॉइंट, इस पर खींचा गया अभिलंब 1 2 3, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम जो है, दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। कभी कभी डेफिनेशन आती है कि अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए, तब भी हम यही लिखेंगे। या फिर क्वेश्चन करेगा एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, तब भी हमारा आंसर यही होगा। तो देखते हैं हम दूसरा नियम। I है आपतन कोण और R है अपवर्तन कोण। तो देखिए आपतन कोण I की है ना ज और अपवर्तन कोण की ज के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात 1n2 बराबर sin I बटे sin R। ये n2/n1 बताता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये हो गया स्नेल का नियम।